बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज का लीगल इशू बहुत अहम है सिविल केसेस के अंदर। आपको पता है कि अगर आप रूटीन से हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है क्रिमिनल केसेस के अंदर भी अगर तख़ीर करें ना मुकदमा दर्ज करवाने में तो बहुत नुकसानदेह होती है। इसी तरह सिविल केसेस के अंदर मसलन प्रॉपर्टी का केस है, कोई ज़मीन ले ली दे दी, कोई तनाज़ा हो गया, आपने कहना कि जनाब मैं सिविल अदालत में केस करता हूँ सिविल कोर्ट के अंदर, अभी पता चल जाएगा। इसके अंदर एक बड़ा इशू राइज होता है, वो ये है कि लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन ये होती है कि हर केस के अंदर या फिर किसी अपील के अंदर किसी जनाब आपने रिवीजन फाइल करनी है, कोई दरख्वास्त आपने कहीं पे देनी है, इन चीज़ों के दायर करने का स्पेसिफिक टाइम दिया गया। मिसाल के तौर पे आपका केस खारिज हो गया, मुख्तलिफ टाइम पीरियड है मुख्तलिफ केसेस के लिए। मिसाल के तौर पर आपका केस एक अदालत ने फ़ैसला कर दिया तो अब आपने दूसरी अदालत के अंदर अपील फ़ाइल करनी है। क्वाइट पॉसिबल कि उसका 30 दिन का टाइम हो। फ़ैसला हो गया, 30 दिन के अंदर अंदर आप इससे अगली अदालत के अंदर आप अपील फ़ाइल कर लें, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 30 दिन से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, आप 35 दिन बाद चले जाते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल कानून कहता है कि आप इसका केस एंटरटेन ही ना करें। ये टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड का बड़ा इशू आता है। इसको कानून कौन सा डील करता है? कानून है द लिमिटेशन एक्ट 1908 का ये कानून है, लिमिटेशन एक्ट, लेकिन अहम है बहुत ज़्यादा। इसका सेक्शन 3 कहता है कि अगर जो टाइम पीरियड बताया गया है कि आप इतने टाइम के अंदर कोई केस फाइल कर सकते हैं, कोई बंदा उससे तख़ीर से आए, 2-4 दिन ऊपर आए, 10 दिन ऊपर आए, 1 दिन भी ऊपर आए, तो उस बंदे का केस खारिज कर दिया जाए, एंटरटेन ही ना किया जाए, सुना ही ना जाए। इतना सख्त सेक्शन 3 कि अगर कोई बंदा लेट पहुँचे, तख़ीर से पहुँचे, विद इन टाइम, आपको जो स्पेसिफाइड टाइम है हर केस का, किसी का 30 दिन है, किसी का जनाब 60 दिन है, किसी का 90 दिन है, तो ये मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स हैं। तो आपको ये पेश नज़र रखना है, वकील साहब के साथ रब्ता रखना है कि हमारा टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम के अंदर अंदर आपने अपील फ़ाइल करनी है, कोई दावा फ़ाइल करना है या एप्लीकेशन देनी है, उसी टाइम के अंदर आपको देनी है। अदरवाइज़ सेक्शन 3 कहता है कि इनका केस ही खारिज कर दें। सेक्शन 4 कहता है मिसाल के तौर पर 30 दिन था आपका केस दायर करने का, अपील दायर करने का, जो भी आप फ़ाइल करना चाहते हो उसका 30 दिन टाइम था। 30वां दिन है जनाब, आप फ़ाइल करना है 30वें दिन, तो उस दिन तो छुट्टी थी, अदालत नहीं थी अवेलेबल किसी वजह से, संडे हो सकता है या कोई और ऐसी वजह, ईद हो सकती है, तो वो कोर्ट अवेलेबल नहीं थी। इस सूरत में कानून कहता है कि आप नेक्स्ट वर्किंग डे में, आज छुट्टी है तो नेक्स्ट वर्किंग डे में फौरी तौर पे अगर दायर कर दें तो समझा जाएगा कि आपने उसी दिन कर दिया था, विद इन टाइम कर दिया था। इसी तरह सेक्शन 12 जो है, 12 सेक्शन बहुत अहम है इसके अंदर। ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन देता है आपको कि आपका टाइम पीरियड जो है इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको गिनना कैसे। मिसाल के तौर पर आपका केस जो आपने दायर करना था उसके अंदर 30 दिन का टाइम था, अब 30 दिन को कैलकुलेट कैसे करना है? वेरी सिंपल कि आज आपके केस का फ़ैसला हो गया तो 30 दिन के अंदर अपील करें तो हर बंदा कैलकुलेट कर लेगा कि 30 दिन कब पूरे हो रहे हैं। 10 तारीख को हुआ है, अगले महीने की 10 तारीख तक टाइम है, आपने फ़ाइल करना है। लेकिन नहीं, इसके अंदर रिलैक्सेशन सेक्शन 12 ये देता है कि आपने जब कोई केस करना है, कोई दरख्वास्त देनी है, कोई अपील फ़ाइल करनी है, इसके अंदर आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगी कि जो जज साहब ने आर्डर सुनाया है, आर्डर पास किया है, कोई जजमेंट पास की है, उस जजमेंट को ज़ाहिर है जब वो अनाउंस करते हैं, कोई फ़ैसला जज साहब करते हैं, उसी वक्त तो आपको कॉपी नहीं पकड़ा देते, फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है, मुंशी को कुछ थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं या जो भी तरीक़ाकार अडॉप्ट करें, आपको अप्लाई करनी होती है नकल। तो वो जो जज साहब का फ़ैसला है उसकी नकल अप्लाई करते हैं, उस पर हो सकता है 2 दिन लग जाएँ, 3 दिन लग जाएँ, 7 दिन लग जाएँ, 10 दिन लग जाएँ, काफ़ी टाइम लग सकता है उसके ऊपर। वो जो टाइम लगेगा वो आपके इख्तियार में तो नहीं है। आपने अप्लाई किया और कॉपी देने वालों ने, जो ब्रांच है, उन्होंने टाइम ले लिया, 2-4 दिन, 10 दिन, जितना भी टाइम उन्होंने ले लिया, वो जो टाइम है वो रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। आप कह सकते हैं कि जनाब ये मेरे 30 दिन थे और 30 दिन के अंदर ये 5 दिन जो है ये तो कॉपी वालों ने ले ली, तो फिर वो जो कॉपी बनने पे 5 दिन लगे हैं ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर 5 दिन लगे, आपका टाइम था 30 दिन के अंदर आपने अपील करनी थी, समझा जाएगा 35 दिन में आप
आपको 35 दिन देने चाहिए, क्योंकि 5 दिन बियॉन्ड योर कंट्रोल, वो कॉपी बनाने वालों ने 5 दिन लिए थे, वो ऐड कर दिए जाएंगे, तो आपको 5 दिन मज़ीद मिल गए। लेकिन इसमें समझने की बात ये कि वो कॉपी सपोज़ आपने अप्लाई किया तो कॉपी 3 दिन बाद बन गई थी, 3 दिन बाद कॉपी बनी, आप लेने के लिए 7 दिन बाद गए, तो ये 7 दिन नहीं कैलकुलेट होंगे कि मैंने अप्लाई की थी, 7 दिन बाद मैंने रिसीव की। रिसीव करना मैटर नहीं करता। आजकल कोर्ट्स इसके ऊपर थोड़ी स्ट्रिक्ट हो रही हैं, पहले चल जाता था लेकिन आजकल स्ट्रिक्ट हो रही हैं कि जब आप कॉपी अप्लाई करेंगे कोई, तो वो कॉपी आपने अप्लाई की तो ब्रांच वालों ने कॉपी, नकल ब्रांच वालों ने वो कब बना दी, अगर वो 3 दिन बाद बन गई है तो ये 3 दिन आपको मिल सकते हैं। बनी पड़ी है, आप ले नहीं रहे, इसमें तो आपका फॉल्ट है। तो इसलिए रिसीव करना मैटर नहीं करता, कॉपी बन कब गई। जब कोई कॉपी बनती है, नकल बनती है, उसके ऊपर लिखा जाता है कब अप्लाई किया, कब ये बन के तैयार हो गई थी, हमारे पास पड़ी, सारा कुछ उस पर लिखा होता है, कैलकुलेट हो सकता है। तो यूँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मियाद कितनी है, आपका टाइम कितना है, तो लिमिटेशन कितनी है, कितने टाइम के अंदर अंदर आपने ये फाइल करना है अगली कोर्ट के अंदर। तो इसमें एक और चीज़, रिलैक्सेशन चले, एक एक दिन बड़ा मैटर करता है, एक एक लम्हा बड़ा मैटर करता है इन केसेस के अंदर। मिसाल के तौर पर एक रिलैक्सेशन और आपको मिल, एक तो ये कॉपी आपने अप्लाई की, कॉपी बनी, ये ड्यूरेशन आपका डिडक्ट हो गया, ये मज़ीद इतने दिन आपको मिल जाएगा। दूसरा ये, जिस दिन अदालत का फ़ैसला होता है ना, कोई जज अनाउंस करता है, वो दिन भी शामिल नहीं होता, वो दिन भी बीच में ऐड नहीं होता 30 दिनों के अंदर, वो एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट डे से आपकी काउंटिंग शुरू होती है। इसके अलावा सपोज़ कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री है, आपने उसके ख़िलाफ़ दावा करना है, तो वो बंदा आउट ऑफ कंट्री है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, काज ऑफ एक्शन अराइज़ हो गई है, आपका दावा करना बनता है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री है। इस सूरत हाल में भी आउट ऑफ कंट्री है, जब वो वापस आएगा आप दावा दायर करेंगे, यूँ ही समझा जाएगा जैसे अब टाइम पीरियड शुरू हुआ है, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो जो बैरून मुल्क भागा हुआ था। तो ये भी एक रिलैक्सेशन आपको दी जा सकती है। इसी तरह ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई केस दायर करते हैं, कोई अपील दायर करते हैं, तो बोनाफाइडली आप अच्छी नीयत के साथ, आपकी नीयत बुरी नहीं थी, तो आप कहीं गलत फोरम पे फाइल कर देते हैं। फर्स्ट क्लास जो है सिविल जज, उनके पास करनी थी, आप सेकंड क्लास के पास फाइल कर देते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी थोड़ी सी, आप उधर टाइम जो कंज्यूम हो गया उसकी वजह से अगर आपका टाइम ख़त्म हो गया, तो फिर कोर्ट रिलैक्स करती है कि नहीं, बोनाफाइडी थी, बेचारे ने वही काज ऑफ एक्शन, वही केस उसको चैलेंज किया, लेकिन गलती से दूसरे फोरम पे, दूसरी कोर्ट के अंदर कर दिया जहाँ पे बनता नहीं था। तो ये भी आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो ये मोटी मोटी सी बातें मैंने आपको अर्ज़ कर दी कि कैलकुलेट किस तरह, लिमिटेशन को कैलकुलेट किस तरह करते हैं। तो उम्मीद है आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ इल्म हासिल कर लिया होगा। मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे, वीडियो को ज़्यादा तवील ना हो जाए, हम इस पे अलग से एक टॉपिक इसको बना लेते हैं कि किन किन सूरतों में कोर्ट रिलैक्स भी कर सकती है। मसलन मेरे केस का टाइम था 30 दिन या 60 दिन, और मैं आया हूँ जनाब 80 दिन के बाद, या मेरे केस का टाइम था 90 दिन, मैं आया हूँ 190 दिन के बाद, तो बहुत लेट तख़ीर से पहुँचा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि 100% मोर लग गई है कि मैं जनाब जो टाइम लिमिट थी उससे लेट आया हूँ तो अब मेरा केस जाए ही जाए, नहीं। बहुत सूरतों में कोर्ट रिलैक्स कर सकती है, कोर्ट के पास पावर है। वो कौन सी सूरतें, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको गोशगुजार करेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ अच्छी लगें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।